हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर अप टू 1857। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मिड 18th सेंचुरी से, यानी जो 1850s का जो टाइम था, इस टाइम पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो एज ट्रेडिंग इंटरप्राइज इंडिया में आई थी इनटू अ पॉलिटिकल पावर, यानी वो पॉलिटिकली जो क्या कर रही थी, अपनी पावर को इंक्रीज करती जा रही थी। ठीक है, 1850s के टाइम पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कमर्शियल बॉडी रही। ठीक है, 1.5 सेंचुरी के लिए। तो क्यों जो है उसने पॉलिटिकल, इस टाइम पे ऐसे क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस आ गए कि उन्हें एक्वायर करने की जरूरत पड़ गई, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ गई, अपनी कंपनी को और ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत पड़ गई। तो पहली चीज ना, अपॉर्चुनिटीज दिखी इन इंडिया। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज दिखी कि मुगल रूल जो था वो डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रही थी, खामियां थी, जिसकी वजह से मुगल रूल डिक्लाइन हो रहा था, मुगल जो अथॉरिटी थी वो डिक्रीज होती जा रही थी। तो इसलिए कंपनी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है इंडिया में जो है अपने पैर जमाने का, अपनी रूट्स जमाने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंपनी थी उसको ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था। ऑब्वियसली अपनी जो कंट्री है उसको बेनिफिट करने के लिए उन्हें और ज्यादा रेवेन्यू और टैक्स जो है इंडिया में दिख रहा था, अपॉर्चुनिटीज उन्हें दिख रही थी कि हम यहाँ से रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि कंपनी को ज्यादा मनी की जरूरत थी अपनी जो ट्रेड है उसको मेंटेन करने के लिए, प्लस जो वो आर्मी, जो ट्रूप्स है उनकी, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मनी चाहिए था उनको। थर्डली जो थर्ड पॉइंट हम देंगे, जो फेलियर था इंडिजीनियस रूलर का, यानी जो लोकल रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी जो फेलियर देखने के लिए मिला। क्यों मिला? ये क्या करते थे, ये आपस में लड़ते रहते थे फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ट्रेडिंग पर्पज से आई है, वो कैसे अपना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो है जमाती जा रही है और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की जो है सोच रही है। इन सब चीजों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपस में लड़ते रहते। तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन गई, एक अपॉर्चुनिटी बन गई फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी की वो टू फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी की वो आके जो है आप क्या करे, पॉलिटिकली जो है इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब देखेंगे हम द अर्ली इमेज। The very early image of India in the British mind were in terms of their own western experience। यानी जो अर्ली इमेज थी, यानी यहाँ आने से पहले जो इंडिया की इमेज थी इनके माइंड में, वो कहाँ से पता चलती है? ऑब्वियसली जो ट्रेवलर्स इंडिया आए हैं, ठीक है, उन्होंने जो ट्रेवलॉग लिखे हैं, जो उन्होंने लिखा है इंडिया के बारे में, वहीं से इन्हें जानने के लिए मिलता है। तो एक नाम है एडवर्ड टेरी एंड जॉन अविंगटन। इन्होंने डिस्क्राइब किया मुगल रूल को 1680 1989 के टाइम पे। ठीक है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो है एक मेजर जो है इनका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। हमने पहले पढ़ा, तो 1689 के टाइम पे जब मुगल रूल हुआ करता था, तो इन्होंने क्या बताया, मुगल रूल क्या था, मुस्लिम डिस्पोटिज्म का जो एग्जाम्पल इन्होंने बताया। मुस्लिम डिस्पोटिज्म से क्या मतलब है, जो अथॉरिटी थी, यानी जो मेन इन्फ्लुएंस था वो किसका था, मुस्लिम मुस्लिम या एक तरीके से ये कह लो मुगल रूलर का था। एक सेकेंड मैम लिख देती हूँ, मतलब मुगल रूलर्स का था। ठीक है, जो मेन अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी, मुगल रूलर्स के हाथ में थी। अब 17th सेंचुरी के टाइम पे हम देखेंगे जो इंडिया की जो ट्रेडिशन था ऑफ लर्निंग नो लॉन्गर रिमेन। यानी कि जो जो ट्रेडिशनल जो एक कल्चर था या एक ट्रेडिशनल जो लर्निंग थी, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है, ब्राह्मण जो क्या करते थे, वेद पुराण उपनिषद ये पढ़ते थे। ठीक है, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती थी, खत्म सी होती जा रही थी। ठीक है, डिजेनरेट होती जा रही थी। और कास्ट सिस्टम था जो प्रिवलेंट होता जा रहा था। कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट और रिजिड होता जा रहा था। रिजिड कास्ट सिस्टम से क्या मतलब है, पहले कास्ट सिस्टम में जो कास्ट थी या जो कास्ट थी वो कैसे साइन की जाती थी कि आप क्या काम कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, जो रिजिड कास्ट सिस्टम था उसमें क्या होने लगा, जो कास्ट सिस्टम था उसमें कैसे कास्ट असाइन होने लगी, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए वही आपकी कास्ट बन जाएगी। आप क्या काम करते हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो कि अभी भी प्रिवलेंट है इन इंडिया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग एंड द ब्रिटिश इमेज ऑफ इंडिया, द प्रिवलेंट impression that the India had degenerated tended to be reinforced by the British experience in 18th century India. At the same time, the early administrators were keenly aware of India's past glory to administer this country properly through knowledge of India and its past lineage। तो वॉरेन हेस्टिंग ने ये चीज देखी कि अगर इंडिया को आपको स्टडी करना है, ठीक है, इंडिया में कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसको जानना है, तो आपको इंडिया के पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया
में जो पहले है वो रूल कैसे होता आया है, ठीक है। ये बात वॉरेन हेस्टिंग ने कही। Warren Hastings took this mission rather seriously. To fulfill this mission, he was aware that he required a band of dedicated and मिस्टर obviously बात है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, अगर आपको किसी भी अदर कंट्री के बारे में जानना है तो आप अकेले तो पूरी चीज कलेक्ट करनी लोगे, तो उन्हें क्या लगी, टीम लगी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक है। Who would rise above the opportunistic fortune hunters who came from Britain to India, यानी जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए इंडिया आए थे, ब्रिटेन से इंडिया आए थे, तो इन्होंने क्या किया, for this purpose, he made 10 years effort to work towards institution of learning, which would first acquire the knowledge of the golden past of India. यानी कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग की तरफ बढ़े, और जिसमें पहला काम क्या होगा कि वो जो पास्ट है इंडिया का, ठीक है, कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता आया है, जो यहाँ के स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने जो चीजें लिखी हुई हैं उससे क्या करेंगे, ये पहले नॉलेज लेंगे जो इंडिया का पास्ट रहा है, ठीक है। इसी को ओरिएंटलिस्टिज्म कहते हैं। ओरिएंटलिस्ट बेसिकली वो लोग थे जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या करना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि जो इंडिया में पहले से जो चीजें होती आ रही हैं, जो पहले से रूल्स रेगुलेशन है फॉर पीपल ऑफ इंडिया, वही जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लागू रहे। यानी कोई भी इंग्लिश लॉ या कोई भी जो इंग्लिश कानून है, जो ब्रिटिश कानून है, वो इंडिया में ना लाया जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विलियम जोन्स के बारे में, जो कि इंग्लिश जूरिस्ट थे, यानी जज थे, ठीक है, इन ब्रिटेन, ठीक है। ही ग्रेजुअली कम अराउंड टू द व्यू दैट इट वुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू कंबाइन साइंटिफिक स्टडी। अब इन्होंने क्या सोचा कि हम खाली मतलब खाली जो है स्कॉलर के वर्क्स पे या बुक्स पे, इन सब चीजों पे रिलाय ना करें, साइंटिफिक स्टडी पे करें, यानी लोगों के पास, यानी कि लोकली भी लोगों के पास जाए, उनसे पूछें, ठीक है, इंटरेक्शन करें, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी करें बेसिकली, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, यानी ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड इंडिविजुअल, यानी इसके लिए भी क्या किया गया था, पीपल, लोगों को क्या किया गया था, ग्रुप ऑफ पीपल को यानी डेडिकेट किया गया था इस काम के लिए, ठीक है। और इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या बनाई गई, एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द सोसाइटी रिसीव फुल ब्लेसिंग। अब इसमें गवर्नर जनरल जो थे ना वहां के, उनका फुल सपोर्ट मिला, ठीक है। कौन थे गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के ये, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, क्लोजरली स्टडी किया सोशली, ठीक है, क्या सोशल सोशल लेवल पे क्या, कैसे कैसे लोग जो है लोग रह रहे हैं, ठीक है, रिलीजन लेवल पे भी, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे रिलीजन में भी अलग अलग लॉ होते हैं। अगर आप मुस्लिम में देखेंगे तो आपको उनकी लॉज अलग मिलेंगे, अगर आप क्रिश्चियन में देखेंगे आपको उनके लॉज अलग मिलेंगे, हिंदू हिंदू रिलीजन में देखेंगे तो आप उनके लॉज अलग मिलेंगे। तो उन्होंने रिलीजियस लेवल पे, लिंग्विस्टिक लेवल पे, पॉलिटिकल, मतलब हर तरीके, हर एक्सपेक्ट पे इन्होंने क्या की, स्टडी की। जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसमें उस सोसाइटी ने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेजर वे, कैसे कि पर्शियन और संस्कृत वर्क ऑफ ग्रामर, पुराण एंड द राइटिंग कालिदास, इनको क्या किया, ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। सेकेंडली, द मेंबर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी रिसर्च एंड द पब्लिश लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश किए गए इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, क्या सोसाइटी, कैसे सोसाइटी जो है गवर्न की जा रही है, या सोसाइटी में क्या सोसाइटी के प्लस पॉइंट है, क्या सोसाइटी के माइनस पॉइंट है, ठीक है। और रिलीजन पे भी बहुत नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या पब्लिश किए गए। अब हेस्टिंग इन प्रैक्टिस, जो डुअल गवर्नमेंट थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है क्या की थी, स्टैब्लिश की थी। डुअल गवर्नमेंट क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी बेसिकली, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, मुगल जो रूलर होता था ना, रूलर क्या करता था, सिर्फ नाम नाम का रूलर रह गया था। रूलर क्या करता था, डे टू डे जो अफेयर्स होते हैं, यानी जो जनता की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता था। बाकी जो पूरा सोल कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ जाता था, कंपनी जो एज ट्रेड करने आई थी उस कंपनी के हाथ में आ जाता था, ठीक है। कंपनी के हाथ में आ जाता था, जो जितनी भी ट्रेडिंग प्रैक्टिस है या रेवेन्यू जनरेट करना है वो सब कौन देखेगा, कंपनी देखेगी। इसी को डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला हैसिंग ने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले बंगाल की, जो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है इसको हटा दिया जाए, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर ले, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले बंगाल की। पर वो इस फेवर में नहीं थे कि जो इंग्लिश लॉज हैं, ठीक है, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाए। वो चाहते थे कि ट्रेडिशनल जो लॉज हैं यहाँ के वही रहे। ही वांटेड टू रिकंसाइल ब्रिटिश रूल विद द इंडियन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल को आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, बट जो है प्रॉपर वे में आप इंडियन रूल्स हैं उनको क्या है, नजरअंदाज करके डायरेक्टली जो ब्रिटिश रूल्स है उनको इम्पोज नहीं कर सकते ऑन पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या की, डेप्थ एनालिसिस की यहाँ के लिटरेचर की, जो इंडियन लॉज हैं
और इसी को कंबाइन करके जो रिलीजियस लेवल पे, ठीक है, इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, गेंटू लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्या इंस्टीट्यूशन जो है, क्या इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे है, टू इनेबल द प्रैक्टिकल टास्क ऑफ ट्रेनिंग, यानी जो प्रैक्टिकल टास्क चल रहा था हर तरह से सोसाइटी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट पे, ठीक है, रिसर्च करने का, इसको कैसे जो है फुलफिल कर पाते, तो इस टास्क को फुलफिल करने के लिए क्या खोला गया, एक वॉरेन हेस्टिंग ने और वेलेस्ली ने एस्टैब्लिश किया फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा, ठीक है, फॉर रिसर्च। अब यहाँ ये जो कॉलेज था, इस पे जो है जो स्टूडेंट्स थे इनको क्या स्टडी करने के लिए जो है इम्फेसिस दिया गया, इंडियन लैंग्वेज को, जिससे वो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर में काम आए, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन में इन इंडिया, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में काम आए, ठीक है। The Indian resident who were posted at the court of variable submissive Indian ruler combined both the knowledge and usage of person। अब पहले देखेंगे तो मुगल कोर्ट्स हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, वहां पे ऑब्वियसली बात है हिंदी तो चलती नहीं थी, ठीक है, वहां पे पर्शियन लैंग्वेज यूज होती थी इन मुगल कोर्ट। जो इंडिया के लोग थे जो मुगल कोर्ट्स में, मतलब मुगल कोर्ट में जाते थे या मुगल कोर्ट में जाते थे, उनको पर्शियन लैंग्वेज आती थी, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज जो सारा काम होगा एक तरीके से, जो जो रूल्स वगैरह है वो सब किस चीज में होते थे, पर्शियन लैंग्वेज में होते थे, ठीक है। और वहां का जो कल्चर लाइफस्टाइल था कोर्ट का, वो कैसा था, पर्शियन लैंग्वेज में मतलब सब काम होते थे, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होते थे, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन जो कर्टियर्स है, जो इंडियन कोर्ट है उसमें जो लोग जाते हैं उनके साथ क्या जाना शुरू किया, इवन उनकी ड्रेसेस को भी जो क्या किया उन्होंने अपना, मतलब एक तरीके से इन ड्रेसेस को भी अपनाया, एंड मेंटेन यूज एस्टैब्लिशमेंट लाइक द कोर्ट नोबिलिटी। और जो कोर्ट का डेकोरम है, ठीक है, वहां के जो मैनर्स है, एथिकेट्स है, कैसे प्रोसीडिंग हो रही है, क्या जो है वहां पे हो, कैसे जो है लॉस को जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सब चीजें उन्होंने वहां पे जाके सीखी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली। और इन्होंने क्या अपोज किया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, वो इंग्लिश रूल्स ला रहे थे इन इंडिया, ठीक है। इस चीज को इन्होंने क्या किया, अपोज किया। इन्होंने बोला कि जो विलेज कम्युनिटीज हैं, जो बेसिक जो स्टेबल हेरिटेज है इंडिया का, उसको हमें कंजर्व करना चाहिए। और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव है ना, उसको फ्यूज हो गया, यानी कि आपस में जो है एक कॉपरेट कॉपरेट के जो प्रिंसिपल पे जो है काम, कॉपरेशन ऑफ प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए, यानी आपस में जो कॉपरेट करके काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द यूटिलिटेरियंस। यूटिलिटेरियंस ने क्या किया, दे वेंट बैक टू द बेसिक क्वेश्चन। इन्होंने बेसिक क्वेश्चंस उठाए, ठीक है, कि रिफॉर्म किया जाए लॉज को, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसे कि ये परमानेंट सेटलमेंट आया था तो बहुत ज्यादा करप्ट बाद में हो गया था, जिससे जो लोकल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई, जो लेबर थे बेसिकली वो उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ। तो उन्होंने बोला जो लैंडेड प्रॉपर्टी, ये जो लॉ है ना, इनको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, इनमें रिफॉर्म लानी चाहिए। अब जेरी मैथम ने बोला कि इस टाइप के लॉ आने चाहिए जिससे क्या हो, जो कि इस प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल है द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, इसको क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ लॉ। और उन्होंने बोला कि जैसे जो खाली हमें जो है ये ट्रेड ट्रेड पर ध्यान नहीं देना है, कि जो लैंड से रिलेटेड हम जो है रिफॉर्म लाए या फिर, ठीक है, हमें जो सोसाइटियल जो प्रॉब्लम है उनको भी ध्यान देना है। इंडिया की जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इससे पहले क्या होता था, सती प्रथा होती थी, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, इन सब चीजों पे भी क्या देना है, ध्यान देना है। द क्वेश्चन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो जेम्स मिलते हैं, उन्होंने बोला, मिल ने भी सपोर्ट किया कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं इनको जो है बदलना चाहिए, रिफॉर्म लाना चाहिए। डायरेक्ट जो हमें कांटेक्ट बनाना चाहिए पीजेंट से, यानी जो कल्टीवेटर हैं, जो उगा रहे हैं खेती, उन्हीं से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना चाहिए। इससे जो सिस्टम है वो करप्ट नहीं होगा। ये जो जमींदारी वगैरह जो मीडिएटर्स हैं, इनको क्या करने देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, ठीक है। सर्वे मेथड करानी चाहिए लैंड को लेके, कि कौन सा लैंड जो है प्रोडक्टिव है, कौन अनप्रोडक्टिव है, कहाँ पे जो है सूखा पड़ रहा है, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, इस टाइप से जो है वो करानी चाहिए, सर्विस करानी चाहिए। उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए, हमें जो अमाउंट है फिक्स करना चाहिए रेवेन्यू का, कि आपको इतना जो है, इतना फिक्स अमाउंट क्या है हमें देना है, हमें नहीं, मतलब जो कंपनी है उसको पे करना है, पे आउट करना है।
एक जो हमें पॉइंट देखने के मिला है, जो ये यूटिलिटेरियनिज्म था, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करते थे लोग, इन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के, यानी डेमोक्रेसी के, बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसके सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए इंडिया में। अब देखो, इन अर्ली पीरियड ऑफ स्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन, इन जिस टाइम पे इन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया जा रहा था, फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गई, इनको स्टैब्लिश किया जा रहा था, तो उस टाइम पे एक चीज का ध्यान रखा गया कि हम इंडियन सोसाइटी के बारे में लर्न तो कर रहे हैं, बट उनको डिस्टर्ब हमारा करना जो है पर्पज नहीं है। अब इसी टाइम पे हमें एक मिशनरीज देखने के लिए मिली, श्रीयमपोरे मिशनरीज, ठीक है, हु वांटेड टू गेट ऑन द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग द करंट डिजनरेशन, यानी जो डिजनरेशन चल रहा था, कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी वो नो लॉन्गर रिमेन, यानी बची ही नहीं थी, जो लोग थे ब्राह्मण्स वगैरह की जो ट्रेडिशनल लर्निंग होती थी वो खत्म होती जा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, सिविलाइज करने के नाम पे क्या कर दिया, कन्वर्ट कराना लोगों को शुरू कर दिया, सिविलाइज नाम पे, कि आप क्या करोगे, अगर आप जो है मतलब कन्वर्ट हो जाते तो आप सिविलाइज हो जाओगे एक तरीके से, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को अपना लेते हो, एक तरीके से क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हो, तो आप क्या हो जाओगे, सिविलाइज हो जाओगे। The later missionaries like Charles Grant were to be openly hostile to Indian barbarism. This hostility, a hallmark of evangelicalism, was combined. ये देखो, इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हमें बेसिक बेसिक समझना है कि हम अपने एग्जाम को अच्छे से लिख सकें, ठीक है। इनकी मेन डिजायर क्या थी, कि इंडिया के लोगों को सिविलाइज करना, ठीक है, सिविलाइज करने के नाम पे क्या कर रहे थे, कन्वर्ट करा रहे थे लोगों को क्रिश्चियनिटी में। अब इनको ग्रांट्स भी मिलते थे, ठीक है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, इनको पैसा भी प्रोवाइड कराती थी। अब अब ऐसा नहीं है कि जो है इन्हें सपोर्ट ही नहीं मिला, जो मर्चेंट कम्युनिटी थी उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज दे वुड बेनिफिट फ्रॉम द सिविलाइजिंग मिशन लॉ टू एक्वायर प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्हें बेनिफिट हो जाएगा, भाई ये तो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, इन्हें तो ट्रेड करना है उनके साथ, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्हें एक लॉज मिल जाएंगे जिससे वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाएंगे, प्रॉपर्टी हड़प पाएंगे बेसिकली, ठीक है। और ये क्या कर लेंगे, फ्री ट्रेड कर लेंगे इन इंडिया, ठीक है। और क्या जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मार्केट क्रिएट करने की, ठीक है, ये जो ब्रिटिश गुड्स को, जो इंडिया क्या करता है, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, जो इनके बीच में प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे रॉ मटेरियल वगैरह का मतलब एक्सचेंज करना है, तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी बेसिकली। द बैटल फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी जो ये सिविलाइज बनाने की जो बात चली थी, जो बैटल था फॉर इम्प्रूव इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि इसी टाइम पे कॉर्नवालिस ने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट जो है ला दिया था बंगाल में, ठीक है, जिसको एक सोर्स माना गया वेल्थ क्रिएट करने का और कैपिटल क्रिएट करने का, ठीक है। अब मुनरो मुनरो देखेंगे, जिन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, ठीक है, अपने फेमस कलीग के साथ, मैल्कॉम एंड मेटकेल, इन्होंने अपोज किया दैट अ पॉलिटिकल सोसाइटी कुड बी बुल्ट ऑन प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम एन, इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है हम उसको नहीं बना सकते जो कि इंग्लिश ट्रेडिशन है, इंग्लिश ट्रेडिशन बिल्कुल जो हमारे मतलब जो इंडिया है, इंडिया की किसी भी चीज से मिलता जुलता नहीं है, जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एकदम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, अलग लैंग्वेज, जो इंडिया में जो लैंग्वेज यूज हो रही है लोकल लैंग्वेज, वो बिल्कुल एकदम अलग लैंग्वेज है।